माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण, मैं युवा संसद में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे एवं संसदीय गरिमा को बनाए रखेंगे। माननीय महासचिव जी से अनुरोध है कि वह नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं अनुरोध करती हूँ श्री दीपक किशोर जी से, जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करें। सर, क्या आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञान? शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में। मैं दीपक किशोर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नागालैंड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई हैं, शपथ ग्रहण करें। मैम, क्या आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञान? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? इन इंग्लिश लैंग्वेज। I, Ashna Khatri, having been elected as a member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance of the Constitution of India as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity, that I will in India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am upon to enter. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Samvidhan. मैं अनुरोध करती हूँ श्री गजदर प्रसाद जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करें। सर, क्या आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञान? शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? संस्कृत। मैं अहं गजदर प्रसाद यः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नाम्ने शपे यद् अहं विधिनाम् स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्या श्रद्धा निष्ठा च धार्यते तथा भारतस्य प्रभुताम् अखण्डता च अक्षुण्णां रक्षयामि तथा यद् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।
माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रदीप जी, माननीय गृह मंत्री श्री हरीश प्रसाद नौटियाल जी, माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री शिवानी गोदियाल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री अंकित निराला जी, माननीय वित्त मंत्री श्री प्रिंस सेमवाल जी, माननीय महिला व बाल विकास मंत्री सुश्री डॉली सेमवाल जी, माननीय खेल मंत्री श्री गौतम जी, माननीय विदेश मंत्री सुश्री साक्षी बंसल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुश्री अंजलि जी, माननीय रेल मंत्री सुश्री सोनाली जी, माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। यह सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रहेगी। माननीय सदस्यगण, आज हमारे मध्य भारत दौरे पे आए अन्य राष्ट्र के प्रतिनिधि भी उपस्थित हैं जिनका परिचय मैं सदन से करवाना चाहूंगा। नेपाल से हमारे मध्य श्री हित बहादुर तामाङ जी, नेपाल से प्रतिनिधि के रूप में श्री विक्रम सिंधे जी। आप दोनों का सदन स्वागत एवं अभिनंदन करता है। प्रश्न संख्या 22, माननीय सदस्य सुश्री शिवानी कंडवाल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि पेपर लीक का मुद्दा हर वर्ष हमारे देश के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है और यह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो बेरोजगार नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिन प्रतिदिन उनका मनोबल टूटता जा रहा है और सरकार पे और शिक्षा से उनका विश्वास उठता जा रहा है। पिछले 7 वर्षों की अगर मैं बात करूँ तो 7 वर्षों में 15 राज्यों में 70 से भी अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। वर्ष 2021 की बात करूं तो उस वर्ष सबसे अधिक पेपर लीक के मामले पूरे भारत देश में सामने आए थे, जिनकी संख्या 17 थी। वर्ष 2022 की अगर मैं बात करूं तो उस वर्ष 11 पेपर लीक के मामले सामने आए। वर्ष 2023 में 12 पेपर लीक के मामले सामने आए और वर्ष 2024 की अगर मैं बात करूं तो अभी तक जितने भी पेपर लीक हुए उनमें 43 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, लेकिन परीक्षा लीक होने के कारण वे सभी निराश हो चुके हैं और उनके परिजन उनकी नौकरी की आस में दिन प्रतिदिन टूटते जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से पूछना चाहती हूँ कि आपकी हमारे देश की छात्रों की किसके ऊपर है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप तथा आपकी सरकार पेपर लीक के इन मामलों के प्रति क्या एक्शन ले रही है तथा परीक्षाओं को पारदर्शी रूप से कराने के लिए क्या कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह सतर्क है तथा संवेदनशील है। जैसा कि विपक्ष की माननीय महोदया ने अभी कहा कि जो आंकड़े प्रस्तुत करें उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि विगत 5 वर्षों में जिन भी राज्यों में सबसे अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उनमें विपक्ष दल और उनके सहयोगी दलों की ही सरकारें हैं। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार के द्वारा इस मुद्दे को लेकर संपूर्ण देश में गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ ही द पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी लागू कर दिया गया है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जी माननीय सदस्य। Speaker sir, it's obvious to the whole country that minister is trying to say that it's not their fault, but we all want to know then whose fault is this?
As they are saying, our ruling state, we had already punished the culprits. Yes, sir, I'm coming. We had already punished the culprits and we had reconducted the exams. But what about their ruling states? And what about their anti-counterfeiting laws? Even after that, NET paper, NEET paper, UP constable, just leaving all these papers, university semester exam also has been leaked. What their government is doing, but I want to know that. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं विपक्ष को बता देना चाहती हूँ कि प्रत्येक बार पेपर लीक की सूचना प्राप्त होने पर हमारी सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। जहां तक नीट पेपर का प्रश्न है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देना चाहती हूँ कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार हमारी सरकार के द्वारा संदिग्ध परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा करवाई गई। इसके साथ ही छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए काउंसलिंग भी करवाई गई है। माननीय महोदय, भविष्य में नकल विरोधी कानून को सुदृढ़ करते हुए हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, टेलीग्राम, रडार चैनलों की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि भविष्य में गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर रहे। माननीय सदस्य शुभम खंडिया जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलगाववादी सुर प्रबल हो रहे हैं। अलग देश की तुच्छ मानसिकता रखने वाले ये लोग कहीं राष्ट्रध्वज जलाकर देश का अपमान कर रहे हैं तो कहीं राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं। महोदय कि देश में रहते हुए राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग न राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर राष्ट्र को अपमानित कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार खालिस्तानी अलगाववाद के मुद्दे पर के समाधान और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है? Thank you, Honorable Speaker, sir. The issue of Khalistani separatism is a significant concern for the Government of India in the particularly context of national security and the unity of nation. Honorable sir, the government and Home Ministry has taken several steps to address this issue. We are working on intelligence and surveillance. We enhanced intelligence input, Intelligence Bureau IB research analysis wing RAW and NIA are actively tracking the movements and communication of suspected individuals. Honorable sir, surveillance on social media, crackdown on funding and support, blocking on financial channel, action against NGOs under the Foreign Contribution Regulation Act FCRA 2010, diplomatic effort, engagement with foreign government. Sir, in G20 Summit 2023, Prime Minister has already discussed and bilateral talk with Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Arrest and legal action under the Unlawful Activities Prevention Act UAPA. Honorable sir, we are also taking action against NGOs. Seek for Justice group has been banned for next 5 years. Public outreach and awareness, we are also working on promoting national unity and integration among the citizens. Engaging youth in a nation building, strengthening border security, increased vigilance on the borders. We are also coordinating with Punjab Police. Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, विदेशों से समर्थन प्राप्त खालिस्तानी समूह जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं? Honorable Speaker, sir, I want to inform this House and the people of the country, the Government of India and the Ministry of Home Affairs has been clear in its stance that there is zero tolerance for any kind of separatism in the country. The Ministry has retorted that any attempt to disturb the sovereignty and integrity of India will be dealt with firmly. Honorable sir, the government approach is firm and uncompromising, aimed at preserving national unity and the national security. Diplomatic engagement, bilateral talk with foreign government, extradition request, international law enforcement cooperation, we are also working on that. Collaboration with international agencies, Interpol, to issue red corner notice against these separatist leaders. Blocking financial channel, action has been taken to SFJ Seek for Justice group for the next 5 years. India also issued a verbal or diplomatic note to the Canadian High Commission. Gurpatwat Singh Pannu, US-based citizen, and Hardeep Singh Nijjar, who is a citizen of Canada, has been declared terrorist under the UAPA.
Amritpal Singh, Khalistani separatist leader, and his 154 supporters has been arrested in April 23. Sir, now Amritpal Singh is in Dibrugarh jail, Assam. संख्या 24 माननीय सदस्य दृष्टि गिल्डियाल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि पहले हमारे देश के युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने को लेकर अत्यंत समर्पित और उत्साहित रहते थे। सेना में जाने का सपना संजोए हजारों युवाओं के लिए ये गर्व और सम्मान का विषय था, लेकिन जब से अग्निपथ योजना को लागू किया गया है, युवाओं के बीच निराशा और असंतोष की भावना बढ़ती दिख रही है। इस योजना ने उनके मन में भविष्य के प्रति कई प्रश्न और आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। उनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि इस अल्पकालिक सेवा के बाद वे अपने जीवन और करियर को कैसे संवार पाएंगे। मंत्री जी, हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आप इस योजना को युवाओं के बीच किस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि उनके मन में उत्पन्न हो रही शंकाओं का समाधान हो सके और वे पुनः देश की सेवा के लिए प्रेरित हो सके। आप उनके प्रश्नों का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना हमारे देश की सुरक्षा और सेना की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करना है, जिससे न केवल उन्हें अनुशासन, साहस और नेतृत्व के गुण मिलेंगे, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का गर्व भी मिलेगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा, इस योजना को पूरी पारदर्शिता और सोच विचार के साथ लागू किया गया है। इस योजना से युवाओं को न केवल सेना में भर्ती होने, सेना में करियर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें 4 साल की सेवा करने के बाद एक विशेष पैकेज भी दिया जाएगा, जिससे वे आगे जीवन में अन्य करियर विकल्प तलाशने में सहायता मिलेगी। अग्निपथ योजना को सेना में नवीनीकरण और युवा ऊर्जा लाने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाती है। मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों को यह विश्वास दिलाता हूं कि यह योजना देश की व्यवस्था और सुदृढ़ बनाएगी तथा युवाओं को एक सशक्त और जिम्मेदार नागरिक बनाएगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट के अनुसार भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आज भी हमारा देश स्वनिर्मित हथियार और रक्षा प्रणाली विकसित करने में क्यों सक्षम नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2024 में केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए, जो यह दर्शाता है कि हमारे जवानों और राष्ट्र की सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता कितनी मजबूत है। लेकिन विपक्ष के सांसद महोदय द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देने के लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि और इसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हमने रक्षा के क्षेत्र में एफडीआई को बढ़ाया है, जिससे कि देश में विदेशी निवेश और अत्याधुनिक तकनीक आ रही है। मैं सदन के माध्यम से समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने कई स्वदेशी रक्षा प्रणाली, देश को गुमराह करना बंद करो, उंगलियां यूं ना हम पे उठाया करो, कि उंगलियां यूं ना हम पे उठाया करो। अरे कुछ करने से पहले कुछ करके दिखाया करो मेरे विपक्ष के साथियों।
जैसे कि तेजस लड़ाकू विमान और अरिहंत पनडुब्बी और भी कई अन्य मिसाइल प्रणालियां हमने, और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम इस दिशा में और बेहतर करेंगे। सरकार की नीतियां स्पष्ट हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की ओर लगातार अग्रसर हैं। राष्ट्र की सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता मंजूर नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेश जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेसलिंग की घरेलू प्रतियोगिता में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में प्रतिभाग करती थी, जबकि हाल में हुए पेरिस ओलंपिक खेल में उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करा और बाद में वे डिस्क्वालीफाई मानी गई। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश शर्मसार हुआ। आखिर क्या मजबूरी थी कि क्वालिफाई न होते हुए भी विनेश फोगाट को इस प्रतियोगिता में उतारा गया, और इतनी बड़ी चूक के बाद आपका एक्शन पूरा देश जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी नेता श्रीमान देवेश जी द्वारा पूछा गया प्रश्न प्रासंगिक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस मामले की जांच प्रगति पर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी, ताकि फिर कभी भारत को शर्मिंदा न होना पड़े। जी अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः खेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खेल जगत में अपना भविष्य बनाने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की आपकी सरकार की कोई नीति है भी या नहीं? यदि है तो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी सोनू खातून आखिर क्यों अपनी प्रतिस्पर्धाओं की तैयारी छोड़ सड़कों पर सब्जी बेचने के लिए मजबूर है? और साथ ही महोदय, खेल को अपने जीवन का लंबा समय समर्पित करने के बाद जब खिलाड़ी संन्यास की अवस्था में आता है तो उसके सम्मुख आजीविका का प्रश्न खड़ा हो जाता है। ऐसे में कई पदकधारी खिलाड़ी मजबूर हो जाते हैं दिहाड़ी मजदूरी करने, वॉचमैन की नौकरी करने और सड़कों पर सब्जी बेचकर अपना जीवन यापन करने के लिए। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि खेल को समर्पित ऐसे खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए आपके प्रयासों को पूरा देश जानना चाहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रश्न का उत्तर तो सभी जानते हैं। पहले से ही समय समय पर सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित के लिए विभिन्न योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से कुछ मुख्य योजनाओं का उल्लेख मैं सदन के सम्मुख करना चाहता हूं। जिनमें से खेलो इंडिया योजना, जो खिलाड़ियों को पूरे 5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन योजना, राष्ट्रीय खेल विकास कोष, जो खिलाड़ियों की आर्थिक सहायता प्राप्त करवाती है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेलकूद अवसंरचना योजना, ऐसी योजनाएं हैं जो खिलाड़ियों की सहायता के लिए तत्पर है। माननीय महोदय, इसके अलावा राज्य सरकार की भी विभिन्न योजनाएं इसके लिए हैं। इसके लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक हो। महोदय, अब रही बात संन्यास लिए खिलाड़ियों की, उनके लिए विभिन्न सरकारी नौकरियों में उचित वेटेज दिया जाता है, जिससे संन्यास लिए हुए खिलाड़ी अनेक सरकारी पदों पर कार्यरत हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, देखा जा रहा है इस देश में अन्य खेलों के मुकाबले किसी एक खेल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके कारण युवाओं का जो खेलों के प्रति रुझान है वो कम होता जा रहा है और उनका मनोबल टूटता जा रहा है।
महोदय, एक विशेष खेल की तैयारी के लिए उन्हें एडवांस सुविधाएं प्रदान की जाती है और अन्य खेलों के लिए उपेक्षा की जाती है। यही कारण है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। महोदय, मैं माननीय खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा अन्य खेलों के लिए ये पक्षपात आखिर क्यों किया जा रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है। खेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में विभिन्न खेलों के प्रति किसी भी तरह का पक्षपात युक्त रवैया नहीं है। हमारी सरकार हर खेल और हर खिलाड़ी को प्रोत्साहित करती है। इसी का परिणाम है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। वर्ष 2023 में भी एशियाई खेलों में 107 पदक हमारे देश द्वारा जीते गए। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद ओलंपिक में कांस्य पदक जीता और देश की जनता ने खिलाड़ियों पर भरपूर प्यार लुटाया। 2022 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने HIH प्रो लीग में भाग लिया और कांस्य पदक जीता। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने चौथा स्थान हासिल किया। हालांकि पदक चूकने के बावजूद भी टीम का प्रदर्शन सराहनीय था। ऐसी ही उपलब्धियां महिला हॉकी टीम की भी है। विगत वर्षों में विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, क्योंकि सरकार द्वारा हर खिलाड़ी को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। श्रीमान कमल किशोर जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राम राम करते करते श्री राम इस देश में पुनः स्थापित तो हो गए, लेकिन जनता आज भी राम राज के आस में बैठी है। ऐसा राम राज जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बरसत हर्षत सब लिखे, करसत लिखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो। यानी राजा को सूर्य की भांति होना चाहिए कर लेने के मामले में। जिस प्रकार सूर्य विभिन्न जल स्रोतों से जल सोख रहा होता है, किसी को आभास तक नहीं होता, और जब प्रकृति वही जल बरसाती है तो वह खुशहाली बन के सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। जी महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उससे आम आदमी अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। इस बजट में लग्जरी चीजों पे कस्टम ड्यूटी घटाकर 6% तो कर दिया, वही इन्होंने थाली का बजट बिगाड़ दिया। हर तरफ महंगाई का आलम है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिन वो उपयोगी वस्तुओं में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वही वस्तुएं महंगी हो गई हैं तो आखिर किसान को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये आम जनता की जेब को खाली करने वाला बजट है, कुर्सी बचाओ बजट है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अंतिम बजट को हमने महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं यानी कि किसानों को समर्पित किया है। इस पूरे बजट में ही उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विकसित भारत में पहली बार उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के सदस्य कमल जोशी जी द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं कि वर्तमान वित्त बजट के ऊपर की लग्जरी चीजों से कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया और लेकिन थाली का बजट बिगाड़ दिया, तो मैं बताना चाहूंगा महोदय कि इस बजट ने किसी भी तरह से किसी का भी बजट नहीं बिगाड़ा है। अध्यक्ष महोदय, यदि अगर कंपेयर किया जाए तो पिछले वर्ष महंगाई का जो प्रतिशत था वो 5.44% था, लेकिन वर्तमान समय में वही महंगाई का प्रतिशत 4.1% मात्र है। अध्यक्ष महोदय, अभी आम आदमी इस बजट को समझ नहीं पाया है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है जिस दिन आम आदमी इस बजट को पूर्ण रूप से समझ जाएगा वह इस पर विश्वास भी पूर्ण रूप से करेगा। माननीय अध्यक्ष
वित्त मंत्रालय के संज्ञान में साइबर ठगी से संबंधित निम्न तथ्य लाना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध के मामलों में पिछले 3 सालों में 5 गुना वृद्धि हुई है। 2023-24 में साइबर ठगी से संबंधित नुकसान की राशि 177 करोड़ हुई है। 2022-23 में यह 69.68% थी। 2021 से 2023 के बीच भारत में साइबर ठगी से कुल मामले 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हुई है। माननीय सदस्य अपने प्रश्न जी महोदय, जिसमें खासकर डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई से जुड़े मामले दिखाए गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि साइबर ठगी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कदम उठाए और इसके सुधार के लिए आपकी सरकार की क्या योजनाएं हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कमर कसी हुई है। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ कई जागरूक अभियान चलाए हुए हैं। सरकार ने आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण को लागू किया है, जिससे डिजिटल लेन देन की सुरक्षा बढ़ाई जा सके और वित्तीय ठगी को रोका जा सके। महोदय, साथ ही साइबर अपराधों से निपटने के लिए 28 राज्य ले और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 202 पुलिस इकाइयां स्थापित की हुई हैं, जो कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए सक्षम है। महोदय, हमें पूर्ण विश्वास है कि यह स्थिति जल्द ही हमारे नियंत्रण में आएगी। सदस्य सुश्री अमीषा जी द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन के पटल पर चर्चा हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः माननीय सदस्य उक्त प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अमीषा गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से। महोदय, मैं सदन के संज्ञान में जिस समस्या को लाना चाहती हूँ वो आज पहाड़ी राज्यों के मामले में बहुत संवेदनशील है। हर साल पहाड़ी राज्यों में, विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई जानें चली जाती हैं और इन राज्यों में बहुत से आर्थिक, सामाजिक और अन्य नुकसान होते हैं। इस वर्ष उत्तराखंड के टिहरी जनपद का तिनगढ़ गांव भूस्खलन के कारण पूर्ण रूप से तबाह हो गया, जिसमें 80 परिवार बेघर हो गए। केदारनाथ में हाल ही में भूस्खलन के कारण 14 लोगों की मौत और 10 घायल हुए। पिछले साल 2023 में उत्तराखंड राज्य को प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1400 करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। इससे बुरे हाल आकस्मिक बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने जैसी आपदाओं के कारण हिमाचल के हैं। महोदय, मैं सदन के कानों में आपदा में अपनों को खोने वाले लोगों की सिसकियां सदन के कानों में सुनाना चाहती हूँ। बेघर बेबस लोगों का दुख सदन को दिखाना चाहती हूँ। आपदा से छत बिछत बेबस पहाड़ पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि पहाड़ के वे क्षेत्र जो आपदा के लिए संवेदनशीलता रखते हैं, उन्हें वक्त रहते चिन्हित कर शिफ्टिंग किया जाए। विकास कार्यों में जान माल का ध्यान, प्रभावितों को त्वरित राहत जैसे मुद्दों पर ठोस नीति और कार्यवाही की आवश्यकता है, वरना राहत कार्यों की बाट जोते जोते पीड़ित जनों की उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, उनके आंसू तक सूख जाते हैं और दुख आक्रोश में तब्दील हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि सदन इस गंभीर मुद्दे की गंभीरता को समझते हुए पहाड़ जैसा जीवन जीने को मजबूर पहाड़ वासियों के लिए विचार करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात सुश्री अमीषा जी ने सदन में उठाई है वो पूर्णतः एक संवेदनशील मुद्दा है पहाड़ी राज्यों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार इन सब के प्रति असंवेदनशील है। सरकार ने उत्तराखंड को 86 करोड़ रुपए और हिमाचल प्रदेश को 11,500 करोड़ रुपए की धनराशि दी। आपदा से उत्पन्न अव्यवस्थित स्थिति से निपटने के लिए सरकार आपदा से उत्पन्न स्थितियों से निपटने के लिए पूर्ण रूप से कोशिश कर
चल रही है, फिर भी मैं अमीषा और अन्य सदस्यों को यह विश्वास दिलाती हूँ कि हम अपनी जिम्मेदारी का पूर्णतः निर्वहन करेंगे और आपदा के प्रति संवेदनशील प्रदेशों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के प्रति अपनी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। धन्यवाद। यूपीएस लेकर आई है जिसे पूरे देश में उटपटांग पेंशन स्कीम के नाम से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। ये योजना सरकारी कर्मचारियों के प्रति केंद्र सरकार की एक साजिश लगती है। कर्मचारियों के अधिकारों का हनन करना बंद करो। कर्मचारियों के मध्य महोदय, आज भी सारे कर्मचारी इस उटपटांग पेंशन स्कीम के विरुद्ध एक साथ खड़े हैं और उनके साथ खड़ा है ये विपक्ष। जी महोदय, मैं देश के कर्मचारियों को 4 पंक्तियों के माध्यम से सचेत करना चाहूंगी। अपना आना ओ दोस्तों शाहजहां की बातों पर, अपना आना ओ दोस्तों शाहजहां की बातों पर, ताजमहल की तामीर कर हाथों को फटा दिया, ताजमहल की तामीर कर हाथों को फटा दिया। निश्चित रूप से वे इस यूपीएस स्कीम पर पूर्ण विश्वास करेंगे। महोदय, अध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह स्कीम समावेशन को बढ़ावा देने के लिए लागू की है। यह योजना सभी नागरिकों के लिए खुली है। महोदय, सरकार इस योजना में अंशदान करने वालों को अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करेगी, जिसमें सरकार की ओर से भी निश्चित राशि का योगदान दिया जाएगा। खासकर निम्न आयु वर्ग के लिए पेंशन का भुगतान 60 वर्ष की आयु के बाद शुरू होगा और यह जीवन भर दिया जाएगा। यूपीएस पेंशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा है कि यह इस योजना में आयकर अधिनियम के अंतर्गत 80C के तहत कर में छूट का भी प्रावधान है। हमें उम्मीद है विपक्ष आज निश्चित रूप से इस योजना को समझने का प्रयास नहीं कर रहा है, लेकिन इस योजना के बारे में पूर्ण जानकारी जब इस सदन को मिलेगी तो हर एक की शंका, हर एक की शिकायत खत्म हो जाएगी और कर्मचारी बेहद खुशी से इस योजना का स्वागत करेंगे और इस योजना से लाभ उठा सकेंगे। पेंशन स्कीम की कमियों की छुपाने की अपरिपक्व कोशिश है आपकी। आप पूरे देश के कर्मचारियों को समझाएंगे, जबकि पूरे देश के कर्मचारी मिलकर आपको यह नहीं समझा पाते कि वे सिर्फ ओल्ड पेंशन ही चाहते हैं। नहीं, ओल्ड पेंशन? आप ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हो? जब हमसे पहले आप लोगों की सरकार थी तो तब आप लोग क्यों नहीं लाए ये ओल्ड महोदय, हम तो इस मुद्दे पर विचाराधीन थे, तब तक सत्ता आप लोगों के हाथों में थी। हम वादा करते हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हमारा पहला कार्य ओल्ड पेंशन की वापसी होगी। और महोदय, मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जिन भी प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई है, लागू करने का कार्य किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठे हैं आपके वादे। आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आने से सरकार पर भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता सरकार को और देश की आर्थिक स्थिति गप में चले जाती, इसलिए आपने नहीं किया और आज आप देश से जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो आप कर रहे हैं, गुमराह तो आप कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वास्तविकता तो यह है कि सरकार सत्ता का केंद्रीयकरण संसद की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, हम और हमारी सरकार देश में बढ़ रहे महिला अपराधों के लिए कड़ी सजा, पीड़ितों के लिए सुरक्षा और महिला अपराधों की रोकथाम हेतु महिला अपराध रोकथाम, निवारण एवं सुरक्षा विधेयक 2024 को संसद में पेश करती है। माननीय सदस्य, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो नहीं है वो ना कहें। हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है। अतः प्रस्ताव को द्वितीय वाचन हेतु सदन में प्रस्तुत किया जाए। माननीय मंत्री जी, आपके पास 4 विकल्प हैं। विधेयक पर सदन में चर्चा की जाए, विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए, विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, विधेयक को सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए। आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम विकल्प को चुनते हुए प्रस्तुत विधेयक को
सदन में चर्चा हेतु प्रस्तावित करती हूँ। विधेयक चर्चा हेतु प्रस्तावित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि आज जिस विधेयक में सदन में चर्चा की जा रही है उसमें तमाम प्रावधानों को शामिल किया गया है जो महिलाओं के सम्मानजनक जीवन को सुनिश्चित करेंगे। यह विधेयक केवल कानूनी दस्तावेज ही नहीं बल्कि इसमें देश की महिलाओं के लिए सम्मान, अधिकार एवं सुरक्षा की गारंटी है। इस विधेयक की धारा 1 के अंतर्गत महिला सुरक्षा विभाग की स्थापना की जाएगी तथा धारा 1 की उपधारा गौ के तहत यौन उत्पीड़न मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य एकत्रित करने का प्रावधान है। यौन उत्पीड़न साक्ष्य संग्रह किट में मानक संरचना के लिए अधिसूचित किए जाएंगे। विधेयक की धारा 2 की उपधारा क के अंतर्गत गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्य सरकारों को यौन उत्पीड़न की गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए बिना देरी बलात्कार पीड़ितों की मेडिकल जांच हेतु प्रावधान किए गए हैं। साथ ही धारा 2 की उपधारा ख के तहत बलात्कार पीड़ितों की जांच करने वाले चिकित्सा विशेषज्ञों को अपनी रिपोर्ट 7 दिन के भीतर अपने अधिकारियों को सौंपनी पड़ेगी। विधेयक की धारा 3 के अंतर्गत उपधारा क में फास्ट ट्रैक कोर्ट की कार्यविधियों को और अधिक प्रभावशाली बनाने का प्रावधान है और इसके तहत किसी भी बलात्कार के केस में देरी की जवाबदारी भी तय की जाएगी। धारा 3 की उपधारा ख के माध्यम से 14 वर्ष से कम उम्र बालिकाओं के साथ बलात्कार के लिए मृत्युदंड सहित और भी कठोर प्रावधान किए गए हैं। साथ ही अपराध को छुपाने वाले एवं अपराध के साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर उसे न्यूनतम 5 साल का कारावास और विभिन्न सरकारी सेवाओं से अयोग्य समझा जाएगा। विधेयक की धारा 3 की उपधारा ग के तहत पीड़ितों को निःशुल्क विधिक सहायता तथा उपधारा घ के अंतर्गत पीड़ित भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक याचिका भी दाखिल कर सकती है जिसके तहत प्रतिवादी को 20 वर्ष का कारावास हो सकता है। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में महिला अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों में भय उत्पन्न करने में बिल्कुल असक्षम है। साल दर साल महिला अपराधों के बढ़ते मामले इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। यदि बीते हुए मात्र 3 वर्षों में देखा जाए तो 2020 में 3,71,503 मामले महिला अपराध से जुड़े हुए थे। 2021 में इनकी संख्या 4,28,278 हो गई। 2022 में ये बढ़कर 4,45,200। बिल्कुल इस देश की स्थिति महोदय, एक मिनट, इस देश की स्थिति महिलाओं की अस्मिता को लेकर इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हर लगभग एक दिन में 86 रेप केस इस देश में दर्ज होते हैं। यानी हर 16 मिनट में एक लड़की बेखौफ घूमने वाले भीड़ों के कारण अपनी अस्मिता को खोती है। वो मामले मात्र हैं जो इस देश में दर्ज किए जाते हैं। अनगिनत ऐसे मामले हैं जो परिवार और समाज के द्वारा सामाजिक कलंक, पुलिस और न्याय व्यवस्था पर विश्वास की कमी, डर और धमकियों, जटिल और लंबी कानूनी व्यवस्था के डर के कारण संज्ञान में नहीं आ पाती। इसीलिए महोदय, जो तथ्य यहाँ रखे जा रहे हैं उन्हें आधा अधूरा ही समझा जाए। वास्तविक स्थिति और अधिक गंभीर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सुश्री हिमानी जी की बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। ये मुद्दा है ही इतना व्यतीत करने वाला कि कोई अपने आक्रोश को रोके तो कैसे। अध्यक्ष महोदया, कोई खुद को रोके भी तो कैसे, जब अभी अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हर स्त्री को सहमा दिया। पिछले साल मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न स्त्रियों को घुमाकर दुराचार आदि को अंजाम देकर उनके वीडियो तक रिकॉर्ड करना इस बात की पुष्टि करता है कि आम महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हों या ना हो, लेकिन ऐसे कुकृत्य करने वाले दुराचारी अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल आश्वस्त हैं। हाल ही में इधर बदलापुर महाराष्ट्र में स्कूल की 2 बच्चियों के साथ रेप की घटना सामने आई है। उधर बेताल घाट नैनीताल में 2 वर्ष की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। देश में महिलाओं के संदर्भ में ऐसी बुरी स्थिति को यदि देखा जाए तो अध्यक्ष महोदया, ये विधेयक ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी पुरानी चीज को नए रैपर में लपेटकर प्रस्तुत किया जा रहा हो।
मई 2024 तक 30 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मात्र 410 विशिष्ट पॉक्सो न्यायालय सहित 755 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स कार्यरत हैं। महिलाओं के सम्मान को तार-तार करने वाले दुर्दांत मामलों में इतनी वृद्धि हुई है कि अब इन मामलों के लिए अधिक संख्या में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की आवश्यकता है, ताकि महिला अपराधों के विरुद्ध न्यायिक कदम नाम से ही नहीं काम से भी फास्ट ट्रैक लगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि विपक्षी नेता सुश्री मनीषा जी ने विधेयक के संबंध में कहा है कि वे पुरानी चीजों को नए रैपर में लपेटकर प्रस्तुत किया गया है। महोदय, इस बात पर मैं आपत्ति व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हमारी सरकार द्वारा पूर्व में महिला सुरक्षा कानून में जो संबंध बनाए गए थे उनको कड़े प्रावधानों के साथ संशोधित कर इस विधेयक को प्रस्तुत किया जा रहा है। महोदय, हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या पर्याप्त है। हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या पर्याप्त है। ये अदालतें पूरी तरह से महिलाओं के साथ हो रहे आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। प्रधानमंत्री जी के संरक्षण में हमारी प्राथमिकता एवं नैतिकता सुरक्षा के अधिक है। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या पर्याप्त लग रही है। महिलाओं के प्रति वे आपराधिक मामलों में जल्द न्याय दिलवा रहे हैं। झूठ, सरासर झूठ है। महोदय, वास्तविकता यह है कि फास्ट ट्रैक अदालतों पर कार्य का इतना बोझ है, अत्यधिक बोझ है, इतना बोझ कि कई मामले वर्षों से लंबित पड़े हुए हैं। इन अदालतों में न्यायाधीशों और स्टाफ की कमी है, जिसके कारण कि नए मामलों को निपटाने में देरी होती है। महिला अपराध मामलों में देरी का ये आलम है कि देश में निर्भया जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों को अपने मुकाम तक पहुंचने में इतना लंबा वक्त लग गया कि न्याय पाने वाला परिवार इस लंबे समय को एक यातना के तौर पर याद करता है। गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार की शिकार और अपने परिवार के सदस्यों को खोने वाली बिल्किस बानो को न्याय मिलते 17 साल हो गए। 2013 में मुंबई शक्ति मिल्स में 22 वर्ष की फोटो जर्नलिस्ट के साथ में आपराधिक मामले में जल्द न्याय तो मिल गया, लेकिन बाद में अपीलों, पुनर्विचार और याचिकाओं के चलते न्याय प्रक्रिया में कई साल लग गए। अनगिनत मामले हैं महोदय, अनगिनत मामले। और आज भी उत्तराखंड की अंकिता भंडारी जैसी अनगिनत लड़कियों के परिजन न्याय के लिए तड़प रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से महिला अपराधों के प्रति न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के लिए सरकार से याचना करूंगी कि इस विधेयक के माध्यम से महिला अपराध मामलों में न्यायिक प्रक्रिया की एक निश्चित समय सीमा तय होनी चाहिए। यदि इतने घिनौने अपराधों में दोष सिद्धि के लिए तंत्र 10 साल का समय लेता है तो निश्चित ये नाकामयाब लोग हैं। महोदय, महिलाओं के बलात्कार, हत्या जैसे जघन्य अपराधों में लिप्त व्यक्ति को बस एक टैलेंटेड वकील चाहिए जो अपराधी के कई साल निकाल देता है। इसलिए महोदय, इन मामलों में न्याय पाने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए ताकि जघन्य अपराधी वक्त से अपने अंजाम पर पहुंच सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सरकार को इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं साधुवाद देती हूँ। देश की महिलाओं और सम्मान के लिए इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। यह विधेयक महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महिला अपराध को इस विधेयक द्वारा चिकित्सा जांच की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी 7 दिन के अंदर प्रस्तुत कर देंगे। यह विधेयक किसी भी केस की गति को बढ़ाएगा। महोदय, विपक्ष द्वारा लगाया गया आरोप महिला अपराध तंत्रों पर ली जाने वाली कार्यवाही को नाकामयाबी बताना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी कीमत पर किसी भी बेगुनाह के साथ गलत न हो जाए। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि केस देरी से चल रहे हैं। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह देखा गया कि अधिकतर मामलों में अपराधी के
खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी अश्लील कंटेंट देख कर विकृत हुई मानसिकता रखते हैं। वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक वेबसाइटें हैं जो लोगों के पास अश्लील सामग्रियां परोस रही हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के समक्ष देश की तमाम माताओं, बहनों और बेटियों की ओर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इंटरनेट या अन्य माध्यमों से ऐसे कंटेंट जो यौन उत्तेजना को बढ़ाते हैं पूर्ण रूप से उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और यदि हाल फिलहाल की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2023 में 14 वर्षीय लड़के ने अश्लील वीडियो देखने की लत के कारण पड़ोस की मात्र 7 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में 2023 में सामने आया। राजस्थान की बात की जाए तो 2024 में 16 वर्षीय किशोर ने स्कूल की साथी छात्रा के साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया और पुलिस जांच में पाया गया कि लड़का अश्लील कंटेंट देखता था और उनको देख कर उसने इस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया। और ऐसे अनगिनत कई मामले हैं। इसलिए मैं अपनी बात को पुनः दोहराता हूं कि देश में अश्लील सामग्रियों को परोसने वाले जो भी माध्यम हैं उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 में भी तत्कालीन सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई थी और 800 से अधिक वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने भी यह कहकर इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया कि अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है। और संविधान के अनुच्छेद 21 कहता है कोई व्यक्ति क्या देखता है क्या नहीं ये उसकी व्यक्तिगत इच्छा होगी और किसी की व्यक्तिगत इच्छा पर सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो हमारे देश की करोड़ों बेटियों और बहनों को असुरक्षित करे। नहीं अध्यक्ष जी, नहीं महोदय, मैं आपकी आगे से बताना चाहूंगी जो हमारे देश की करोड़ों बेटियों और बहनों को प्रभावित करे वह व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती। इसलिए आवश्यकता है अश्लील कंटेंटों पर प्रतिबंध लगाने की जी महोदय, मैं कारण स्पष्ट कर बता चुकी हूँ कि हमारी भी सीमाएं तय हैं, लेकिन इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे कंटेंटों का दुरुपयोग न हो। महोदय, मैं सदन के सन्मुख महिला अपराध रोकथाम, निवारण एवं सुरक्षा विधेयक के संदर्भ में अपनी बात रखना चाहता हूँ कि कई बार बहुत बड़ी अनहोनियां महिलाओं के साथ हो जाती हैं। हालांकि समाज के संज्ञान में तो होता है, लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा इनके विरुद्ध शिकायत तक नहीं की जाती। महोदय, हमें समाज को प्रेरित करना होगा ताकि ऐसी घटनाओं के प्रति वे सजग रहते हुए इनके विरुद्ध सामने आ सके और तंत्र भी उनकी निजता एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन शिकायतों के प्रति जांच आरंभ करे। इसके अतिरिक्त महोदय, दुराचार जैसे जघन्य अपराधों में शिकायतों को मिटाने का प्रयास करने वाले और दुराचारियों की सहायता करने वाले उस व्यक्ति को भी दुराचारी के समतुल्य अपराधी माना जाए और उस दुराचारी को वही सजा दी जाए जो एक अपराधी के लिए तय की गई, ताकि भविष्य में ऐसे संवेदनशील मामलों के प्रति कोई भी असंवेदनशीलता दिखाने से पहले कई माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत यह विधेयक एक जुमले मात्र से बढ़कर और कुछ भी नहीं। यह विधेयक ऐसा है जैसे किसी पुराने कानून को नया पैजामा पहनाकर पेश किया गया हो। महोदय, यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अत्यंत ही उदासीन रही है, जिसकी उदासीनता का परिणाम है महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय घटनाएं। महोदय, मुझे हंसी तो इस बात पर आती है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक महिलाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए महोदय, एक लोक प्रसिद्ध उक्ति इस सरकार के ऊपर एकदम सटीक बैठती है, दूसरों को नसीहत खुद मियां फजीहत। आज महिलाओं के प्रति बढ़ते आपराधिक मामले महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण पर प्रश्न लगा रहे हैं। महोदय, हमारा देश जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता एवं मूल्य के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, जहां नारियों के सम्मान में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उस समाज में हो रही महिलाओं के साथ ऐसी अमानवीय घटनाएं हमारे समाज से मूल्य एवं नैतिकता के पतन का कारण बन रही है। हम स्कूल में बच्चियों को सिखाते हैं गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस इत्यादि इत्यादि, पर क्या कभी हमने बालकों को यह सिखाया कि हमें महिलाओं और बालिकाओं के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिए या क्या नहीं अपनाना चाहिए?
महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों के चरित्र में स्त्रियों के प्रति सम्मान के भाव को जागृत किए जाने का प्रयास, और यह प्रयास स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले नौनिहालों के माध्यम से प्राथमिकता से किया जाए। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया है, पर क्या कोई इसमें ऐसा प्रावधान है जो पीड़िता को न्याय दिला सके और अपराधियों को त्वरित सजा दिला सके? माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस विधेयक की आवश्यकता को देखते हुए अपने समस्त विपक्षी दलों की नेता की तरफ से यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए, ताकि इसमें अति आवश्यक कानूनों और प्रावधानों का समावेश कर इसे लागू किया जा सके। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मुख बैठा यह विपक्ष बेबुनियादी तरीकों से सदन को भ्रमित करना चाहता है। महोदय, मैं बता दूं कि हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में हमारे देश की महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा, सम्मान व सशक्तिकरण हेतु अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदना योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं शामिल है। 3 दशकों से लटका बिल, महोदय, 3 दशकों से लटका बिल हमारी सरकार द्वारा 3 दिन में पारित कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया। महोदय, यह विधेयक नारी शक्ति अधिनियम 2023 भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा तथा 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय सदस्य सुन लीजिए। देश में महिलाओं को उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते तक कर दिया है। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में मिले 350 करोड़ घरों में से 69% घर अकेले या संयुक्त रूप से महिलाओं के मालिकाना हक में है। महोदय, हमारी सरकार ने CRPF, CISF में सिपाही पद हेतु 33% आरक्षण महिलाओं के लिए प्रावधान किया है तथा अनिवार्य किया है। इसके साथ साथ भारतीय नौसेनाओं में हमारी सरकार द्वारा महिला पायलटों को भी शामिल किया गया है। अध्यक्ष जी, इतना ही नहीं, हमारे देश की बेटियां जो शिक्षा के साथ सेना में जाने का जज्बा रखती है, उनके लिए हमारी सरकार ने सत्र 2021 और 22 से सैनिक विद्यालयों में प्रवेश का प्रावधान किया गया है। और फिर भी हमारा विपक्ष कहता है कि आखिर सरकार कर क्या रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विपक्ष हमको इस बात से नाकामयाब साबित नहीं कर सकता कि हमने देश की बेटियों को, देश की महिलाओं के लिए, देश की बहनों के लिए सुरक्षा को नजरअंदाज किया है। महोदय, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने सशक्त भारत की नारी सुरक्षा हेतु देश में अनेक प्रावधान किए हैं, जिनमें देश के 35 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्र एक आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया है। कुल 190 करोड़ की लागत से 20 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में DNA विश्लेषण इकाइयों की स्थापना की गई है तथा इनकी अपग्रेडिंग की स्वीकृति दी गई है। अध्यक्ष जी, निजी, सार्वजनिक, परिवार, समुदाय या कार्यस्थल पर हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिए देश भर में 1 नहीं 2 नहीं 730 वन स्टेप सेंटर संचालित हो रहे हैं। इसके साथ साथ सखी केंद्रों पर 88 लाख से अधिक महिलाओं को सहायता मिल चुकी है। महोदय, मैं बता दूं, यौन अपराधों से संबंधित मुकदमों की त्वरित सुनवाई के लिए हमारी सरकार ने देश भर में 1123 फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों की स्थापना की है। अध्यक्ष जी, समग्र शिक्षा अभियान के तहत सरकारी स्कूलों में
कक्षा 6 से 12वीं तक की महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आत्मरक्षा के गुण सीखने हेतु प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान सिर्फ 5 तक है। संसद की गरिमा बनाए रखें। महोदय, मैं बता दूं कि केंद्रीय लेवल के जो स्कूल हैं उनमें ये प्रावधान जो है संचालित हो रहे हैं, लेकिन राज्यों में आने में इनको धीरे धीरे समय लगेगा और धीरे धीरे ये संचालित होंगे। हिंसा पीड़ित महिलाओं को राहत देने के मकसद से हमारी सरकार ने मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट को मंजूरी दी है, जिसमें गर्भपात के लिए समय सीमा को 20 सप्ताह से 24 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया। अध्यक्ष जी, हाल ही में हुए हमारे देश में इस प्रकार की जघन्य कुकृतियों के लिए मैं अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। अंत में यही कहूंगा कि हमारे देश की बेटियां देश के हर कोने में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसे अपराधों को करने वाले व्यक्ति 100 बार सोच सके तथा दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा मिले, इसके लिए ही हमारी सरकार द्वारा आज यह विधेयक सदन में पेश किया गया। अध्यक्ष जी, आज इस सदन के पटल से मैं सभी सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक को अपनी स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। संसद की गरिमा बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेतु सदन के पटल पर रखा जाता है। वालों की संख्या अधिक है। विधेयक के पक्ष में 200 मत तथा विपक्ष में 50 मत पड़े हैं। अतः महिला अपराध रोकथाम, निवारण एवं सुरक्षा विधेयक 2024 को पारित किया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का प्रस्ताव करता हूं। माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो नहीं है वो ना कहें। संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है। अतः सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किया जाता है। सभी सदस्य राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। Adina